स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए, उन सभी मुद्दों पर बात करते हुए आज हम लोग अपनी क्लास को लेंगे। साथ में जैसे कि पूर्व में प्रचलित भी है कि हम साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलते हैं, तो साथ में नोट्स भी बनाकर चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए लिखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, दो तीन बातें हैं। एक तो सिंधु की घाटी में जो सभ्यता का विकास हुआ उसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि इसकी लिपि मिलती है, लेकिन उस लिपि का अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी जाती है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने इस सभ्यता के बारे में कुछ चीजें जानने का प्रयास किया। उन्हीं सब बातों को आज हम लोग समझेंगे और लिखते चलेंगे। भारत में जो पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, उन पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति का जो कार्य किया जाता है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है जो ये सब कार्य करता है। ये जो विभाग है ये 1861 में बना था और अलेक्जेंडर कनिंगम व्यक्ति थे जो इसके पहले अध्यक्ष बने। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो ये दो पॉइंट से यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और वो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे इसी जगह से, इसी बिंदु से, और तो लिखते चलेंगे दो तीन पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ है सिंधु की घाटी में विकसित सभ्यता। सिंधु की घाटी में विकसित सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो कि सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। काल के अंतर्गत आती है। अर्थात इसके पुरातात्विक तथा लिपि उपलब्ध है। लेकिन लिपि को
अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत में भारत में पुरातात्विक पुरातात्विक स्थलों की खोज का कार्य स्थलों की खोज का कार्य खोज का कार्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत गठित संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत गठित भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, इस विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। इस विभाग की स्थापना इस विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी इसलिए इसलिए इन्हें इन्हें किन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। तो ये बात रही अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। अर्थात जहां मिस्र में सभ्यता पनप रही थी या मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास हो रहा था, उसी समय उसी काल में इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था। 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा सा टीला देखा था और उन्होंने एक लेख भी लिखा कि हो सकता है कि इस टीले के पीछे एक संस्कृति दबी हुई हो, लेकिन उस वक्त इनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई थी। बात के समय में और भी इस पर रिसर्च हुई, खोज हुई, और अंत में 1921 में 1921 में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनकी अध्यक्षता में
इन दो स्थानों को खोदा और वहां पर छुपी हुई निकली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर। वहां से फिर हम लोगों को इस संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो लिखेंगे यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया संस्कृति की समकालीन थी। यह समकालीन है, कुछ भी लिख लीजिएगा, समकालीन थी। समकालीन, समकालीन का अर्थ होता है समान काल में। ठीक है, अब बात करते हैं 1826 की, चार्ल्स मेसन वाली। तो लिखेंगे 1826 में चार्ल्स मेसन ने अपने खोज पत्र में, रिसर्च पेपर में, अपने खोज पत्र में एक बड़े टीले का जिक्र किया। एक बड़े टीले का जिक्र किया। एक बड़े टीले का जिक्र किया, हालांकि इनकी बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया था उस वक्त, और स्वीकार ना करने के वजह से वो चीजें एक लंबे समय तक दबी रहीं। लेकिन 1921 में, 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल साहब कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे 1921 में, 1921 में। तो व्यक्ति हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इनके सहयोग से वहां पर फिर इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई और वहां से फिर संस्कृति उजागर हुई। तो लिखेंगे 1921 में 1921 में भारतीय पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया। तो व्यक्ति हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दोनों ने दो स्थान है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो स्थानों पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है बेटा, अब प्रश्न उठता है हमारे सामने दो। कहीं पर तो सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, कहीं पर प्रथम नगरीय सभ्यता बोला जाता है, कहीं पर हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। अब इनमें से कौन सा नाम सबसे ज्यादा उपयुक्त है?
कौन सा नाम सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो जॉन मार्शल साहब, जो कि 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस जगह का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा क्योंकि इसके जितने भी स्थान मिले हैं उनमें से अधिकांश स्थान सिंधु नदी या उनकी सहायक नदियों के किनारे थे। लेकिन अधिकांश लोगों ने, या जो सर्वमान्य नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि पहला नगर, पहला स्थान खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए आज की तारीख में जो सर्वमान्य नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, जबकि अन्य नाम भी इसके रखे जा सकते हैं। तो अगर हम नामकरण की बात करें, इसका नामकरण क्या किया गया था? नामकरण तो जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अन्य नाम भी मिलते हैं हमारे लिए। अगर हम अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, तो अन्य नाम के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता मिलता है। हड़प्पा सभ्यता मिलता है। प्रथम नगरीय सभ्यता मिलता है। प्रथम नगरीय सभ्यता मिलता है। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता मिलता है। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता मिलता है। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा तब सभ्यता इसलिए क्योंकि सबसे पहला स्थान जो खोजा गया था इस सभ्यता का वो हड़प्पा था, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो चाहे तो लिख लेंगे हम सर्वाधिक मान्य नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि क्योंकि इस स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता का पता चला था। ठीक है, तो यहां तक की बात रही इसके नामकरण तक की। अब हम जरा इसका विस्तार देख लें और इसका विस्तार कहां कहां पर है उसकी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का जिक्र करेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार कहाँ तक है, कितना है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर देखने को हमको मिलता है। अगर इसका क्षेत्रफल बात की जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो इसका है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 12,99,600 याद कैसे करेंगे? 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका जो सबसे पूर्वतम हिस्सा है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। चूंकि इस नदी का विकास नदियों के किनारे हुआ था, तो कौन सी नदी है इस जगह? हिंडन नदी। हिंडन नदी, यानी कि इस सभ्यता का सबसे पूर्वतम किनारा उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलमगीरपुर नामक स्थान है, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे उत्तरतम की बात करें तो स्थान है मांडा।
मांडा कहां पर है? ये है आपका कश्मीर में, कश्मीर में, और चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। सबसे अगर हम लोग पश्चिमतम हिस्सा देखें तो आपका बलूचिस्तान में आता है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। और ये कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान। कौन सी नदी है? इस जगह है दास्क नदी, दास्क नदी। अब सबसे दक्षिणतम की बात करें तो यहां पर है महाराष्ट्र में एक स्थान है दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। तो सबसे पूर्वतम सबसे पश्चिमतम हिस्सा रहा। अब जो इसका पूर्वतम और पश्चिमतम हिस्सा है, इनके बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी है, और जो सबसे उत्तरतम और दक्षिणतम हिस्सा है, इनके बीच में 1400 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 1400 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। यानी कि सबसे पूर्वतम और सबसे दक्षिणतम के बीच में, सबसे पूर्वतम और सबसे पश्चिमतम के बीच में 1600 किलोमीटर की, और सबसे उत्तरतम और सबसे दक्षिणतम के बीच में 1400 किलोमीटर की, 1400 1400 किलोमीटर की दूरी है। चौदह सौ किलोमीटर की दूरी है, लिख देते हैं यहाँ पर 1400 किलोमीटर। तो ये रहा विस्तार, हमारा पूरा विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपका सामने ये रहा। आलमगीरपुर, इधर सुतकांगेडोर, इधर मांडा, और यहाँ पर दायमाबाद, और सारी नदियों के किनारे इसका स्थान रहा। अगर हम कहें कि इनमें से सर्वाधिक स्थान कहाँ पर है, तो सरस्वती नदी के किनारे मिलते हैं। हालांकि वो हरियाणा में एक स्थान है बिनसन, वहां पर विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने के क्या कारण है इसको हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो आपका कहाँ मिलता है? सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी के किनारे मिलता है। एक प्रश्न और आ जाता है कि आजादी के बाद, आजादी के बाद इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थान कहां से प्राप्त हुए हैं, किस प्रांत से प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आजादी के बाद सर्वाधिक स्थान गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। किससे? गुजरात राज्य से सर्वाधिक स्थान इस सभ्यता के आजादी के बाद प्राप्त हुए हैं। तो लिखेंगे आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थान, इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थान गुजरात राज्य में प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस चीज को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो नगर नियोजन से बनते हैं, कि इनकी नगरों की व्यवस्था किस प्रकार की थी, आर्किटेक्चर क्या था, मकान कैसे बने हुए थे, मकान के हिस्से कैसे थे, सीढ़ियाँ कैसी थी, स्नानागार था या नहीं था, कुएं प्राप्ति होती थी या नहीं होती थी। बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो हम इस सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ते हैं, नगर नियोजन, इस सभ्यता का नगर नियोजन देखते हैं
की सभ्यता का नगर नियोजन क्या है? अगर नगर नियोजन के बारे में हम बात करें तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा या जाना होगा या पढ़ा होगा, इसका जो नगर था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, 3D की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बना पाऊँ, जिससे कि आप लोग समझ सकें। देखिए, ये पूरा एक स्थान है। इस स्थान के हम दो टुकड़े करते हैं और इस स्थान को ऊंचा उठा देते हैं। ये जो स्थान है, इस स्थान को ऊंचा उठा देते हैं, ये वाला स्थान। यानी कि एक स्थान ऊंचा है, एक स्थान नीचा है। इसको कहा जाता था पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा। और इसको कहा जाता था पश्चिमी हिस्सा या दुर्ग। या दुर्ग। दो हिस्से थे, पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा जिसको दुर्ग कहा जाता था। ये जो दुर्ग था, इस स्थान पर प्रशासनिक भवन बने हुए थे और प्रशासन से जुड़े हुए लोग इसमें निवास करते थे। साथ में अन्नागार भी इसमें रखा होता था। अन्नागार का मतलब एक स्टोरेज टाइप का, जहां पर अन्न को सुरक्षित रखा जाता है। अब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी? ऐसी व्यवस्था का कारण क्या था? या जो पूर्वी हिस्सा था, इसमें कौन रहते थे? तो पूर्वी हिस्से में रहते थे कारीगर, श्रमिक, व्यापारी या फिर साधारण नागरिक। साधारण नागरिक। इधर कौन रहता था? यहाँ रहता था प्रशासनिक पद पर कार्य करने वाले लोग, प्रशासनिक व्यक्ति। ये स्थान नीचा है, ये स्थान ऊंचा है। अगर ये जो स्थान था पूर्वी हिस्सा, ये नदी के किनारे था, क्योंकि पूरी सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है, तो पूर्वी हिस्सा नदी के पास था। अब अगर बाढ़ आएगी तो कौन डूबेगा? पूर्वी हिस्से के लोग, आम नागरिक। जो प्रशासनिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ये टीला ऊंचा है। साथ में अन्न सुरक्षित रहेगा क्योंकि सारा अन्नागार या कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज वो पूर्वी हिस्से में है, सॉरी पश्चिमी हिस्से में है। यानी कि बाढ़ से ये सुरक्षित रहेंगे। साथ में ये अपने यहाँ का जो जल की व्यवस्था है वो जल को इधर प्रवाहित करते थे। यानी कि जो निचला हिस्सा है और नदी की तरफ ही प्रवाहित होगा, इसलिए ये अपने सारे मल मूत्र और जल को इस तरह यहाँ पर प्रवाहित किया करते थे। तो जो पश्चिमी हिस्सा होता था जिसको दुर्ग कहा जाता था, ये एक रक्षा प्राचीर यानी कि दीवाल से घिरा हुआ होता था। ये क्या होता था? दीवाल से घिरा हुआ होता था। और पूर्वी हिस्सा दीवार से घिरा हुआ नहीं होता था। अर्थात इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक प्राचीर यानी कि दीवाल का निर्माण किया। तो पश्चिमी हिस्सा आमतौर पर सामान्यतः दीवार से घिरा हुआ होता था और पूर्वी हिस्सा दीवार से घिरा हुआ नहीं होता था। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, कुछ अपवाद हैं। जैसे बात करते हैं हम कालीबंगा की। अभी मैं सब लिखवाऊंगा आपके लिए। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा में जो स्थिति थी वो ये था कि दुर्ग और नगर क्षेत्र दो अलग अलग दीवारों से घिरा हुआ था। मैं एक चित्र के माध्यम से समझाऊं। मान लीजिए हमने दो हिस्से किए, ये आपका दुर्ग है, ये नगर है, ये नगर कह लो और ये दुर्ग कह लो। तो ये भी एक दीवार से अलग घिरा हुआ था और ये एक दूसरी दीवार से अलग घिरा हुआ था। ये स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा में दुर्ग अलग दीवार से घिरा हुआ और नगर अलग दीवार से घिरा हुआ था। अब दो स्थान मिलते हैं, लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा। उसमें क्या है कि फिर मैं स्थान दिखाऊं। ये रहा मान लो पूरा क्षेत्र और ये रहा नगर
और इधर रहा दुर्ग। ये पूरा का पूरा एक ही दीवार से घिरा हुआ था। ये पूरा का पूरा एक ही दीवार से घिरा हुआ था। और स्थान ये है आपका लोथल और सुरकोटदा। ये स्थान था आपका लोथल और सुरकोटदा। कोटदा तो नगर है लोथल और सुरकोटदा। इसमें क्या था, दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा दो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल और सुरकोटदा एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, अर्थात एक ही दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है। अब एक नगर आता है चनुद्रो। चनुद्रो वो स्थान है जहां पर सर्वाधिक श्रृंगार मेकअप के सामान प्राप्त हुए हैं। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन चनुद्रो था, अगर मैं उसकी बात कर लूं तो चनुद्रो में इस तरह हमने नगर को विभाजित किया। ये रहा नगर और ये रहा दुर्ग। चनुद्रो एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी, ना दुर्ग की थी ना नगर की थी, अर्थात कोई दीवार से घिरा हुआ नहीं था। ठीक है। तीन चार हिस्से हुए, सामान्यतः जनरल। बहुत सारे नगर मिले हैं, हम सिर्फ कुछ की बात कर रहे हैं। सामान्यतः पश्चिमी हिस्सा दीवार से घिरा होता था, पूर्वी हिस्सा दीवार से नहीं घिरा होता था। लेकिन कालीबंगा ऐसा स्थान था जहां पर दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। उसके बाद लोथल और सुरकोटदा एक दो नगर हैं जहां पर हमने देखा कि दोनों दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लेकिन चनुद्रो एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं मिलती। अब इसके अंतर्गत एक और नगर आता है, इसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा की मैं कहानी बताता हूं। धोलावीरा एक ऐसा नगर है जो दो नहीं तीन हिस्सों में बटा हुआ था। जो दो में नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ था। एक नगर था, एक दुर्ग था और एक रहा मध्य मैदान जहां पर स्टेडियम पाया गया। मध्य मैदान, यह स्थान है धोलावीरा। धोलावीरा। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इस चित्रों के माध्यम से चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार आपको बता देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ये हम लोगों ने विस्तार देखा। कई बार यहां से ही प्रश्न बनकर आ जाते हैं कि सबसे पूर्वतम हिस्सा, पूर्वतम नगर कौन सा है, पूर्वतम विस्तार क्या है। आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सबसे पश्चिमतम की बात करें तो सुर्ख कांगीडोर बलूचिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर दास्क नदी के किनारे। सबसे उत्तरतम की बात करें तो कश्मीर में स्थान है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणतम की बात करें तो दाइमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे इसका विस्तार है। इसका पूर्व पश्चिमतम जो किनारा है उसके बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी और उत्तरतम और दक्षिणतम के बीच में 1400 किलोमीटर की दूरी है। इसका पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इसमें आजादी के बाद सर्वाधिक जो स्थान है वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। गुजरात राज्य आजादी के बाद सर्वाधिक स्थान की खुदाई हुई है, सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं। अगर नगर नियोजन की बात करें तो सामान्यतः नगर दो हिस्सों में बटा होता है, पूर्वी हिस्सा जिसको नगर कहा जाता है, पश्चिमी हिस्सा जिसको दुर्ग कहा जाता है। सामान्यतः सभी जगहों पर ऐसी स्थिति देखी गई है। जो दुर्ग है वो एक दीवार से घिरा हुआ है, वो एक रक्षा प्राचीर कहते हैं। दीवार, दीवार से घिरा हुआ है, प्राचीर का अर्थ होता है दीवार, दीवार से घिरा हुआ है पश्चिमी हिस्सा अर्थात दुर्ग। क्यों? क्योंकि इस जगह प्रशासनिक कार्यालय थे, प्रशासनिक लोग रहा करते थे, अन्न के भंडारण थे, अन्न का स्टोरेज हुआ करता था। और जो पूर्वी हिस्सा होता था नीचा होता था, दुर्ग ऊंचा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नगर मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा में हम लोगों ने देखा कि दुर्ग और नगर, देखिए दुर्ग अभी भी ऊंचा है, ऐसा नहीं कह सकते कि दुर्ग और नगर एक लाइन में एक समतल में आ गए। दुर्ग ऊंचा है लेकिन दोनों अलग अलग दीवारों से घिरे हुए हैं कालीबंगा में। लोथल और सुरकोटदा दो नगर ऐसे प्राप्त हुए हैं जहां पर दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। चनुद्रो एक ऐसा नगर है जहां पर कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, कोई रक्षा प्राचीर प्राप्त नहीं हुई है। धोलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां पर
जो नगर है वो दो हिस्सों में नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है, नगर, दुर्ग और उनके मध्य मध्य का मैदान। तो ये इस तरह इसकी कुछ चीजें एक दूसरे को कनेक्टेड करते हुए एक दूसरे को हैं। अब इसको आप लोग मेरे हिसाब से लिख लेंगे, इसमें लिखने में कहीं पर भी कोई समस्या है नहीं। अगर चाहें तो मैं आपको एक एक पॉइंट इन सब में लिखवा देता हूं। मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, चाहें तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसा रहेगा? बोलूं? यस, लिख लेंगे अपने आप। मुझे लगता है कि आप लोग इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे। इस तरह इस मानचित्र को ही आप लोग अगर बना लें तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नगरों की बात कर लेते हैं कि नगर किस तरह बने हुए थे, किस तरह बसे हुए थे। चलिए बेटा, जो नगर थे वो नगर कुछ इस प्रकार से बसे हुए थे। जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये सब मैं मुख्य सड़कें बना रहा हूं। ये क्या है? मुख्य सड़कें हैं। और इस तरह एक नगर है। नगर में मकान हुआ करते थे। इस तरह मकान बना दिए, ये मकान बने हुए हैं। इस तरह यहाँ पर मकान बना दिए, ये मकान है। और इनके साइड में एक सहायक गली हुआ करती थी। ये तो मुख्य सड़क है। ये तो क्या है? मुख्य सड़क। मुख्य सड़क। ये भी मुख्य सड़क है। ये भी आपकी मुख्य सड़क है। और यह है सहायक सड़क, जो हमारी गली मोहल्लों की होती हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात जो मकान होते थे वो आयत जो बन गए बीच में, ये जो बीच में आयत बन गए, इसमें मकान बनते थे। लेकिन जो मकान की मुख्य दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। वह जो सहायक सड़क होती थी, यहाँ पर इनके गेट होते थे। जो सहायक सड़क होती थी वहां पर इनके गेट होते थे। देखिए वर्तमान में क्या है कि फ्रंट पर गेट निकालते हैं, अर्थात तो मुख्य सड़क पर गेट निकालते हैं जिससे कि दुकान चल जाए। लेकिन उस समय के लोग मुख्य सड़क पर अपना गेट नहीं निकालते थे, बल्कि सहायक सड़क पर अपना गेट निकालते थे। क्यों निकालते होंगे ऐसा? क्या दिमाग में रहा था होगा उनका? तो देखिए, मुख्य सड़क ज्यादा चलती होगी, वहां पर बैलगाड़ी गुजरती होगी, वहां से लोग गुजरते होंगे। और जो सड़कें थी हो सकता है उनसे धूल अंदर की तरफ आए, तो वे स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते थे। और धूल वगैरह से बचने के लिए वे अपने गेट को मुख्य सड़क पर ना खोलकर बल्कि सहायक सड़क पर खोला करते थे। उनकी जो मुख्य गेट होते थे वो सहायक सड़क पर खुलते थे। ठीक है, लेकिन एक स्थान है, जो स्थान है लोथल। लोथल इस बात का अपवाद है। लोथल इस बात का अपवाद है। किस बात का? वहां पर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले हुए मिले हैं। वहां पर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले हुए मिले हैं लोथल नामक स्थान पर, जो कि एक अपवाद है इस बात का, क्योंकि सामान्यतः सभी जगह पर जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सहायक सड़क पर खुलते हैं, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते हैं। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहां पर दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलते हुए मिले हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पर बात? मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें होगी नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात। जो मकान थे जो मकान थे वो मकान बेटा दो मंजिला थे। मकान कैसे? मकान दो मंजिला। मकान दो मंजिला। और जो मकान बनते थे वो पक्की
पक्की ईंटों के बनते थे, पक्की ईंटों के बनते थे। मकान 2 मंजिला होते थे, पक्की ईंटों के बनते थे, और ईंटों का जो रेशो था वो 4:2:1 का प्राप्त हुआ है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 का प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी? तो देखिए मैं आपको एक ईंट बनाकर दिखाता हूं। ये एक ईंट बनाई मैंने, ये एक ईंट है। इसकी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और गहराई या ऊंचाई 1। 4:2:1 की ईंट होती थी। पक्की ईंटों से मकान बनता था। मकान किससे बनता है? पक्की ईंटों से। लेकिन फर्श जो होता था, फर्श कच्चा होता था। फर्श कैसा होता था? फर्श कच्चा होता था। फर्श कच्चा होता था। पक्की ईंटों से बना हुआ है, फर्श कच्ची ईंटों का बना हुआ है या कच्चा होता था। लेकिन इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है। अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा में इससे विपरीत स्थिति प्राप्त हुई है। कालीबंगा में इससे विपरीत स्थिति प्राप्त हुई है। वहां पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं और फर्श पक्की ईंटों के हैं। मकान कच्ची ईंटों के, फर्श पक्की ईंटों के। सामान्यतः 2 मंजिला मकान, मकान पक्की ईंटों के बने हुए और फर्श कच्ची ईंटों के बने होते थे। लेकिन कालीबंगा इस बात का अपवाद है। वहां पर मकान कच्ची ईंटों के और फर्श पक्की ईंटों से बने होते थे। ठीक है, यहां तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा चीजें? अब हम लोग बात करते हैं और आगे चीजों को समझते हैं कि क्या क्या चीज है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये प्रश्न आ जाता है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत एक स्थान है लोथल। एक स्थान है लोथल। लोथल में एक इमारत मिली है। अगर हम सबसे बड़ी इमारत की बात करें, सबसे बड़ी इमारत की बात करें, सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो एक स्थान है लोथल। लोथल से गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा की प्राप्ति हुई है। और मोहनजोदड़ो से अन्नागार, मोहनजोदड़ो से अन्नागार की प्राप्ति हुई। अन्नागार का अर्थ है जहां पर अन्न को एकत्रित करके रखा जाता है, जहां अन्न को स्टोर करके रखा जाता है। और अगर सर्वोच्च में पूछा जाए, सब में पूछा जाए, तो गोदीबाड़ा सबसे बड़ी इमारत मिलती है कहां पर? लोथल में। और अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए सबसे बड़ी इमारत, तो वहां पर सबसे बड़ी इमारत अन्नागार प्राप्त होती है। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन कैसा था, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और किस स्थान से क्या क्या चीज हमें मुख्य रूप से प्राप्त हुई हैं। तो नगरों के साथ उन स्थानों का, उन जगहों का हम लोग अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग समझ रहे हैं, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हमने शुरू किया है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इन सब चीजों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलकर फिर इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस, तो मुझे लगता है कि चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी और कोई समस्या इनमें नहीं होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी इससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।